हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोलॉजी जोन। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ सेल द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर आपको क्लास 8th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और क्लास 9th के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेल होता क्या है। तो सेल क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ का, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे होता है ना कि एक दीवार बनाने के लिए हमें एक ब्रिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ब्रिक्स जो हैं वो सारी क्या हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स। ब्रिक्स के बिना तो नहीं वॉल बन सकती ना। तो हर एक ब्रिक जो है वो उस वॉल के लिए उसका बिल्डिंग ब्लॉक है। उसी तरह हमारी बॉडी सेल्स को मिला के बनी हुई है। सेल्स के बिना हमारी जो बॉडी है वो नहीं बन सकती। सेल्स हमारी बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब है कि बॉडी के अंदर जितने भी काम होने हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन होनी है, कोई भी प्रोसेस होना है, वो सब कहाँ हो रहा है? सेल के अंदर हो रहा है। हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है ये सेल। मतलब सेल्स मिलके हमारी बॉडी का पूरा स्ट्रक्चरल पैटर्न बनाते हैं और जो भी फंक्शंस होने हैं हमारी बॉडी के वो सब सेल के अंदर ही परफॉर्म होने हैं। एक सेल जो है वही सब कुछ परफॉर्म करता है। अब बात करेंगे सेल की डिस्कवरी के बारे में। तो सेल जो था वो सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर जो ओक ट्री होता है उसके बार्क के अंदर एक डेड सब्सटेंस होता है, कॉर्क। उस कॉर्क को उन्होंने अपने पुराने टाइप के माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने क्या देखा कि छोटे छोटे रूम्स या कंपार्टमेंट्स की तरह जो उनको कुछ पैटर्न दिखा जो कि हेक्सागोनल इन शेप था। तो हेक्सागन शेप के उनको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखे और रॉबर्ट हुक ने इनको क्या बोला कि कंपार्टमेंट्स हैं ये हनी कॉम्ब जैसे, बिहाइव मक्खियों का छत्ता होता है ना जैसे हनी बी का, तो हनी कॉम्ब जैसा उनका स्ट्रक्चर था। और रॉबर्ट हुक ने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को क्या बोला? सेल्स। तो यानी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया, डेड सेल। कॉर्क जो था वो डेड सब्सटेंस है। अब आगे देखते हैं। फिर आए एवी ल्यूएनहोक, एंटोन वॉन ल्यूएनहोक। इन्होंने 1674 के अंदर पॉन्ड वाटर को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंदर। पॉन्ड वाटर में उन्होंने क्या देखे? लिविंग सेल्स, कुछ बैक्टीरिया या वायरस वगैरह थे। उन्होंने लिविंग सेल ऑब्जर्व किए 1674 में। तो अभी तक क्या पता है कि कुछ कंपार्टमेंट्स की तरह है और उसके अंदर खाली स्पेस है। मतलब कुछ रूम्स जैसे हेक्सागोनल शेप की कुछ चीज़ें हैं, पर अभी किसी को नहीं पता था कि उसके अंदर क्या है। तो फिर आए रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या बोला कि सेल के अंदर जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, सेंटर में कुछ है, स्पेस ऑक्यूपाई करके रखी हुई है कोई चीज़। तो वो उन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस है सेल के अंदर। फिर आए प्रकंजी। प्रकंजी ने क्या किया? उन्होंने बोल दिया कि न्यूक्लियस के अलावा कोई फ्लूइड है, कुछ लिक्विड चीज़ है जो सेल के अंदर है, जिसको उन्होंने प्रोटोप्लाज्म बोला। तो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की है? प्रकंजी ने 1839। उनको क्रेडिट दिया जाता है फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट आई सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दी श्लिडन और श्वान नाम के दो बायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने 1839 में बोला कि हर एक जो प्लांट है या एनिमल है उसकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से। मतलब सारे प्लांट्स एनिमल्स किससे बने हुए हैं? सेल से। और सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, हमारी लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट है। अभी इसी सेल थ्योरी को आगे और एक्सप्लेन किया और एक्सपैंड किया विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने 1885 में क्या बोला कि सेल्स अराइव फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नए सेल जो हैं वो पुराने सेल्स से ही बनते हैं। जो सेल्स पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं वही आगे नए सेल्स बनाते हैं। मतलब जैसे पहले एक सेल है, एक से दो, दो से चार, इसी तरह सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते जाएंगे और नए सेल्स बनते जाएंगे। तो ये बात किसने बोली? वर्चो ने 1885 में। अब एक कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। अब देखो, मान लो एक फैक्ट्री है जिसमें एक ही वर्कर है। अब एक वर्कर है तो उस फैक्ट्री के सारे काम उस एक वर्कर को ही करने पड़ेंगे, है ना। अब मैं क्या करूँ, मान लो कि वहाँ 10 वर्कर और ले आऊँ। तो 10 वर्कर्स अगर और होंगे तो काम डिवाइड कर सकते हैं हम। मतलब जितने ज़्यादा वर्कर हम काम डिवाइड कर देंगे ना कि कोई पर्सन कौन सा काम करेगा, दूसरा पर्सन ये काम करेगा। तो इसी तरह सेल के अंदर भी काम डिवाइडेड होता है। डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर यानी कि काम, उसको डिवाइड किया जाता है। सेल के अंदर सारा काम डिवाइडेड होता है। मतलब सेल के पास कुछ ऐसे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर जो
स्पेशल तरह के फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, मतलब एक कंपोनेंट ये पर्टिकुलर फंक्शन करेगा तो दूसरा कुछ और करेगा। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, और उन स्पेशल कंपोनेंट्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब ये जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, इन्हीं की वजह से सेल अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म कर पाता है, सेल सर्वाइव कर पाता है। नेक्स्ट है यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनि का मतलब होता है वन और मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन या टू। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनकी बॉडी सिर्फ सिंगल सेल से बनी है, एक ही सेल है जो पूरी बॉडी बना रहा है। और मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं, जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल्स से बनी हुई है, मतलब एक से ज़्यादा सेल्स हैं जो उनकी बॉडी को बना रहे हैं। अब हम अपनी बात करें तो हम कौन से हैं, यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग तरह के सेल से बने हुए हैं। तो हमारी बॉडी मल्टीपल सेल से बनी हुई है, तो हम क्या हुए, मल्टी सेलुलर। पर कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बनी हुई है, तो वो क्या है, यूनिसेलुलर। अब एग्जाम्पल देखो, अमीबा। अमीबा भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया भी यूनिसेलुलर सिंगल सेल से बने, उसी तरह पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर, बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। ये हमें आंखों से तो दिखते ही नहीं है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखने पड़ते हैं, इतने माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स हैं। प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं या फिर ह्यूमन बींग्स जो हैं, हायर ऑर्गेनिजम्स, ये सारे क्या हैं, मल्टी सेलुलर। अब नेक्स्ट है डिफरेंस दिया हुआ यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यूनिसेलुलर में सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर में लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। सेकंड पॉइंट क्या है, ऑल फंक्शंस आर परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल, मतलब अब बॉडी में है ही सिंगल सेल यूनिसेलुलर के केस में, तो बॉडी का सारा काम उसी एक सेल को करना पड़ेगा ना। पर अब दूसरी तरफ मल्टी सेलुलर में जहाँ नंबर ऑफ सेल्स हैं, वहाँ सेल्स के अंदर काम डिवाइड हो जाएगा। किस हार्ट वाले जो सेल्स हैं वो हार्ट का काम करेंगे, लिवर के सेल्स जो हैं वो लिवर वाला काम करेंगे, बाकी इसी तरह से सेल्स के अंदर भी काम डिवाइड हो जाता है। जितने वर्कर्स उतने काम की डिवीजन, पढ़ा है ना अभी। तो इसका मतलब क्या है कि डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मल्टी सेलुलर में होती है। यूनिसेलुलर में एक सेल है तो एक ही सेल को सारा काम करना पड़ेगा। अब यूनिसेलुलर जो हैं उनके लिए रिप्रोडक्शन में भी अब है ही एक सेल, तो वो उनकी रिप्रोडक्शन भी उसी एक सिंगल सेल से, वही सेल जो है वो डिवाइड करके दो में कन्वर्ट हो जाएगा और दो डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो इसी तरह से उनकी रिप्रोडक्शन हो जाती है, एक ही सेल यूज़ होता है। बट मल्टी सेलुलर के अंदर क्या होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको जर्म सेल्स बोला जाता है, जो रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। रिप्रोडक्शन का फंक्शन जो है वो जर्म सेल्स परफॉर्म करते हैं। यूनिसेलुलर में ऐसे कुछ स्पेशल सेल्स नहीं होते। जो लाइफ स्पैन है, यानी कितनी एज है, कितना लॉन्ग कोई ऑर्गेनिज्म लिव करेगा, वो यूनिसेलुलर के केस में बहुत ही शॉर्ट होता है और मल्टी सेलुलर के केस में लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चर कैसा होता है सेल का, मतलब कैसे बनता है एक सेल, क्या क्या प्रेजेंट होता है एक सेल में। तो बेसिकली तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हर तरह के सेल में कॉमन होती हैं, ऑलमोस्ट, नॉट सारे, मोस्टली सभी सेल्स में ये तीन चीज़ें कॉमन है। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल की आउटर कवरिंग है वो है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा है न्यूक्लियस, जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था कि सेल के अंदर कुछ मटेरियल है जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। इसके अलावा साइटोप्लाज्म, जो फ्लूइड पार्ट है सेल के अंदर, वो साइटोप्लाज्म है। इन तीनों को आगे डिटेल में भी हम पढ़ेंगे। इनके अलावा जो स्पेशल कंपोनेंट होते हैं सेल के अंदर, जो स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, यानी सेल ऑर्गेनेलीज, वो भी प्रेजेंट होती हैं सेल में। सारी ऑर्गेनेलीज को हम डिटेल में स्टडी करेंगे जैसे जैसे चैप्टर कंटिन्यू होगा। तो अभी तक हमने एक बेसिक नॉलेज गेन की है कि सेल क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, किसने डिस्कवर किया, और आगे चैप्टर को हम और डिटेल में करेंगे। आई होप आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।